ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले यही डायग्राम बना के दे देगा, इस चैप्टर से ये डायग्राम आता है, ठीक है, हम तुमको अभी बताते जाते हैं। तो ये डायग्राम में पहला तो यही क्वेश्चन रहेगा कि बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो तुमको यहाँ पे बताना पड़ेगा या कि किसका पार्ट है, तो ये लंग्स का पार्ट है, ये एल्वोलस है, ये क्या है, एल्वोलस। तो भैया यहाँ एल्वोलाई जो है उसका प्लूरल सिंगुलर हो गया। यहाँ पे अगर एक एल्वोलाई को हम लोग देखें तो एल्वोलाई में क्या है, पल्मोनरी आर्टरी आ रहा है ब्लड लेके, पल्मोनरी आर्टरी जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ब्लड लेके आ रहा है। ये डायरेक्टली कहाँ से आता है, हार्ट से आता है। कहाँ से आता है, हार्ट। हार्ट जो है, हार्ट से ब्लड जो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, कैसा ब्लड लेके जाता है पता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक खास बात तुम लोग जरा से यहाँ पे लिख लो, ये कैसा ब्लड लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड। और इससे जो जाता है ना वो कैसा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम लोग से पूछ सकता है कि बताओ डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली एक्सेप्शन। सारा आर्टरी जो होता है वो कैसा ब्लड कैरी करके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली एक्सेप्शन दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड। वेरी गुड। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, अगर तुम लोग को आ जाए इन दोनों में डिफरेंस तो ये चीज क्लियर कर लेना, लिख लिया कर बुक में। तुम लोग भी पेंसिल उठाओ लिखो, पेंसिल नहीं है तो भी पेन का यूज करो, लेकिन पेन का यूज आगे से मत करना। तुम लोग ये सब काम जो करते हो नहीं लिखते हो, गलती करते हो, लिखो बुक में। इसके नीचे लिख लो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, DO2 का मतलब हो गया डीऑक्सीजनेटेड, DO2 मत लिखना, डीऑक्सीजनेटेड लिखना पूरा पूरा। और पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी लेके करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर भैया ये जो येलो कलर है, तुम लोग को जो पेपर देता है वो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर रहता है, तो वहां पे तो तुमको येलो कलर नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं प्लाज्मा जो होता है वो कैसा कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है। तो उसी में आरबीसी होता है, आरबीसी को रेड कलर से तो दिखा नहीं सकेगा वो लोग, तो लोग कैसे दिखाएगा, ऐसे करके दिखाएगा। तो ये जो है ये दिखाना चाहते हैं ये बाई कनकेव शेप का है। अगर हम ऐसे करके दिखाते पता है ये क्या हो जाता, तो ये हो जाता भैया आपका आरबीसी, ये हो जाता आपका डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा शेप होता है, वो होता है बाई कनकेव, बाई कनकेव। और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, एमीबॉइड होता है, एमीबॉइड। ठीक है, तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, बाई कनकेव हो गया और ये कैसा हो गया, एमीबोवाइड हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर रखना तुम लोग। अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फंक्शन अलग अलग होता है। लास्ट क्लास में हम ये चीज डिस्कस किए थे, आरबीसी में 3 ऑर्गेनल नहीं रहता है। किसी को याद है क्या क्या होता है, बोल कृष्णा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। बोले थे कि केशव को बोलता है उसको जाके रसगुल्ला खिला, वही यूज कर लेता, तो क्या उसके पास ऑक्सीजन पहुंच पाता, मतलब रसगुल्ला पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता। तो मेन आरबीसी का काम क्या है भैया, ऑक्सीजन कैरियर है। वो क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना किसका काम है, इसका। चलो तुम लोग अच्छा है, आंसर करना तो मेरे को चैट में तुम लोग हमको बताओ, व्हेन आरबीसी, व्हेन हेमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन क्या बनाता है, चैट में रिप्लाई करो। When hemoglobin combines with oxygen, it forms. वेरी गुड। दृष्टि सबसे पहले आंसर की है, केशव किया है, बादल किया है, और बाद बाकी को याद नहीं है। तनिषा, आयुष, श्रेया, मुस्कान, वेरी गुड, वेरी गुड। अर्पित, अब बताओ व्हेन इट कंबाइंस विद कार्बन मोनोऑक्साइड तब क्या बनाता है, वेरी गुड आकृति। व्हेन इट कंबाइंस विद कार्बन मोनोऑक्साइड तब क्या बनाता है, हो गया गलत तेरा, सोच। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलने पे क्या बनाता है, वेरी गुड केशव, आकृति, मुस्कान, सिद्धि। सबसे पहले बादल दिया है जवाब, केशव, अर्पित। मोनोहेमोग्लोबिन, बस मोनोहेमोग्लोबिन कुछ नहीं होता है, आंसर विल बी कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन एक्चुअली होता है, क्या होता है, हाँ तुम सही बोला था, बस कंफ्यूज कर रहे थे। तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन विल बी द राइट आंसर व्हेन इट कंबाइंस विद कार्बन। इसको हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना सब बच्चा, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जिसको नहीं पता ये लिख लो, ये फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। हम फिर से लिख देते हैं तुम लोग को, हेमोग्लोबिन हैज एफिनिटी फॉर 3 गैसेस। सबसे पहला जो प्यार होता है उसको होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, वो बनाता है भैया कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। क्या बनाता है, सॉरी, कार्ब ऑक्सी हेमोग्लोबिन। लिख ले पूरा, मेरे पास जगह नहीं है तुम लोग, ठीक है, कार्ब ऑक्सी हेमोग्लोबिन। फिर दूसरा भैया ये खास बात ये है कि एक स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड होने से ये टूटता नहीं है और हम लोग के ब्लड में ऑक्सीजन मिल नहीं सकता है।
जिसके कारण से आदमी लोग सफोकेशन से क्या हो जाता है, मर जाता है। आदमी लोग सफोकेशन से क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम बस इतना सही बात बता रहे हैं, तो ये चीज क्लियर रखना। दिस इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसी को क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्लड के साथ मिलता है, दैट इज ब्लड का नेम है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। चैट में hemoglobin. ओके ठीक है, बता ही दिया। हेमोग्लोबिन होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो देखो ये इसके साथ मिलके ये बनाया। दूसरा होता है क्या चीज के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ जोड़ के क्या बनता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जिनको याद नहीं है वो लोग बेशरम सब लिखता भी नहीं है, सबसे दुख का बात तो यही है। जिनको याद नहीं है वो लोग लिखो, नोट करो, ये सब बोल रहे आएगा तुम लोग को। अनस्टेबल होता है भैया, ये टूट जाता है और फिर किसके पास पहुंच जाता है, सेल के पास पहुंच जाता है, ठीक है। दूसरा तीसरा चीज क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। भैया तीसरा चीज जो आपका वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये भी कैसा होता है, अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, अनस्टेबल, ठीक है। और ये क्या बनाता है, ये बनाता है कार्ब अमीनो, ठीक है, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, यहाँ पे यही तीन चीज बताए और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है इससे एग्जाम में, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस। तो आप लोग को ये लास्ट क्लास में भी बताए थे और इस बार भी बता रहे हैं, तो इन पे ध्यान देना। आज हम तुम लोग को ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए सीधे सीधे चैप्टर पे ले चलते हैं। हम तुमको यहाँ पे बताना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग का जो लंग्स होता है वो कैसे काम करता है। तो ध्यान देना खाली, स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से, नोस्ट्रिल से, कैसे हम लोग सांस लेते हैं। आज हम तुम लोग को वो चीज बताने वाले हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स में जैसे हम तुम लोग को बताए थे, रिब केज में क्या होता है, सेप्टम होता है। किसको सेप्टम बुलाते हैं, कुछ नहीं होता है सेप्टम। ब्रेस्ट बोन को क्या बुलाते हैं, स्टर्नम बुलाते हैं, स्टर्नम, ठीक है। सेप्टम Sternum. का देखो, सेप्टम जो होता है हम तुमको बताते, बॉडी में दो जगह पाया जाता है, एक हार्ट में पाया जाता है और एक यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट है जो दोनों नोस्ट्रिल्स को सेपरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। उसको क्या बुलाते हैं, सेप्टम। हमारा हार्ट जो है उसमें भी ऑरिकल और वेंट्रिकल है। हम लोग का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। इंसान है ना, हाँ, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट तेरा भी होगा। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट को सेपरेट करने के लिए ऑरिकल और वेंट्रिकल को, तो वहां पे क्या होता है, सेप्टम होता है। वहां पे क्या होता है, सेप्टम। यहाँ भी सेप्टम है और नाक में भी सेप्टम है। तो ये जो है दोनों नोस्ट्रिल्स को जो सेपरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, सेप्टम बुलाते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, अब हम लोग के नाक में क्या होता है, अंदर में टाइनी हेयर्स होता है। वो जो हेयर्स होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, वो क्या है बताओ तो, दोज आर सिलिया। वो क्या है, सिलिया। नाक से डालडा घी बहता है, देखा ही होगा, सर्दी उर्दी का होता है। तो दोज आर म्यूकस, वो क्या है, म्यूकस है, ठीक है। अभी मेरे बह रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो वो सारा चीज जो होता है वो जर्म्स को क्या करता है, मारता है। वो जर्म्स को क्या करता है, मारता है। तो अभी यहाँ पे देखो आगे क्या बता रहा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ पैसेज, नोज होता है, फार्निक्स होता है, लार्निक्स होता है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। लास्ट क्लास में हम समझाए तो थे एनिमेटेड वीडियो से, आज फिर बताएंगे, लेकिन आज हम तुम लोग को मार्किंग करवा रहे हैं, इसलिए तुम लोग देखते जाना। तो हम तुम लोग को बहुत अच्छे से दिखाए थे कि हमारा राइट लंग्स और लेफ्ट लंग में अलग अलग डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोब। एक तरफ 3 होता है और एक तरफ कितना होता है, बस 2 ही होता है। तो भैया हाँ, पहला चीज आता है नोज, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज बीएस। अच्छा मेरा क्वेश्चन तुम लोग से, नोज क्या चीज का बना हुआ, हड्डी का कि मसल का, कार्टिलेज, वेरी गुड। ना ही भैया हड्डी का है ना ही मसल्स का, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज आर सॉफ्ट बोन्स, ठीक है। कान जैसे पिन्ना का बना होता है वो भी कार्टिलेज है, वो मसल्स नहीं है, वो भैया क्या है, सॉफ्ट बोन्स है। वो क्या है, सॉफ्ट बोन्स। तो ध्यान रखना, the external part of the nose bears 2 nostrils separated by cartilaginous septum। आगे यहाँ पे septum अंडरलाइन कर लो इस चीज को, किससे सेपरेटेड होता है, सेप्टम से। the hair present in the nostril prevent large particles from entering the system। तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन हो गया, ये प्रिवेंट्स एंट्रिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल। भगवान जी हम लोग को गजब तरीके से डिजाइन करके भेजे हैं, ठीक है। हम लोग के यहाँ पे आंख में क्या होता है, आईलैसेस होता है। क्या काम आता है आईलैसेस, कोलोजल लगाने के लिए, है ना। क्या लड़की लोग कोलोजल, कोलोजल ही बुलाती है ना उसको, नहीं पता उसको, केशव नहीं है, सत्यम आया नहीं है, ठीक है। तो जो भी वो आंख में लगाते हैं, बोल भाव, क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अजहर चैट में बात मत करो,
अच्छा एक दो चीज और बता देते, चैट में जो तुम भैया लोग बादल मैसेज किया है। माथा से पसीना निकलता है, ठीक है, ठीक है, या बारिश का पानी आता है, ये है आईब्रो, इसको क्या बुलाते हैं, आईब्रो। और ये क्या है, आईलैशेस। ये आई जब पढ़ेंगे तब पढ़ाते हैं, अभी बता दिए खाली ऐसे करके। तो नाक में जो हेयर्स है, टाइनी हेयर्स है, उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या बुलाते हैं उसको, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिलिएटेड एपिथेलियम जो होता है भैया, वो डस्ट पार्टिकल्स को क्या करता है, बाहर निकाल के रखता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, एक्सपेल आउट करता है। अब ये म्यूकस जो होता है, जो म्यूकस आप बता रहे थे, जो स्लिमी फ्लूइड्स होता है, तो वो भी क्या करता है, वो भी जर्म्स को मारता है। वो भी क्या चीज को मारता है, ठीक The two nostrils open into pair of nasal chamber. The inner lining of the nasal chamber performs the functions. It warms the air as it passes over. तो पहला चीज यहाँ पे देखा ये, ठीक है, जब नाक के अंदर हवा जाता है तो वो उसको क्या कर देता है, वार्म करता है। It add moisture, ठीक है, उसको मॉइस्चर ऐड कर देता है। म्यूकस सिक्रीशन इंट्रैप्स हार्मफुल पार्टिकल्स, ठीक है, तो म्यूकस जो सिक्रीशन होता है वो हार्मफुल पार्टिकल को क्या करता है, वहीं पे रोक लेता है। So always breathe through the nose. अब एक खास बात यहाँ पे, ये गिव रीजन का बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। हम लोग को गिव रीजन का यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हम भी पूछते हैं जनरली बच्चे लोग का जब टेस्ट लेते हैं कि व्हाई वी शुड ब्रीथ थ्रू आवर नोज एंड नॉट थ्रू आवर माउथ, ठीक है, वी शुड ब्रीथ थ्रू आवर नोज नॉट थ्रू आवर माउथ। तुमको बताते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि बहुत सारा क्या होता है, एथलीट्स होता है, तो एथलीट लोग को एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है, तो नाक से भी सांस लेने बोलता है और मुंह से भी सांस लेने बोलता है। कारण क्या है कि भैया नाक से सांस लेने पे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स तेरे छाती में नहीं जा रहा है, लेकिन जब मुंह से सांस लेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स क्या होगा, छाती में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि भैया वहां पे देखिए कुछ आपका प्रोटेक्टिंग नहीं है। यहाँ पे अगर नाक से सांस लेते हैं तो देखिए क्या क्या, सिलेटेड एपिथेलियम, दैट इज जो सीलिया डस्ट पार्टिकल को एक्सपेल आउट करता है, पहला चीज। दूसरा चीज हम क्या बता रहे हैं, बता जल्दी से, डस्ट पार्टिकल को सीलिया बाहर तो कर ही रहा है, साथ ही साथ मॉइस्चर जो तुम्हारा वो है म्यूकस, वो क्या कर देता है, जो भी डस्ट पार्टिकल को उसको एक तरह चिपका के उसको क्या कर देता है, एक्सपेल आउट कर देता है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए वी शुड ब्रीथ थ्रू आवर नोज एंड नॉट थ्रू आवर माउथ। अब एनर्जी ज्यादा चाहिए तब हम लोग को बोलता है मुंह से सांस लेंगे, ठीक है, तब क्या बोलता है, तो एयर ज्यादा आएगा, एयर ज्यादा आएगा तो क्या होगा, कंबशन ज्यादा होगा, रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। आई मीन टू से कि है ना भैया, ऑक्सीजन चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो फिर मुंह से सांस लेने भी बोलता है डॉक्टर। एंड एडिशन फंक्शन ऑफ द नोज इज टू स्मेल, ठीक है, भैया नोज का तो आज तक हम लोग यही जानते थे कि स्मेल ही करने में काम आता है। तो अब यहाँ पे देखो, द सेंसरी सेल्स ऑफ स्मेल्स आर लोकेटेड इन स्पेशल पॉकेट सिचुएटेड हाई अप इन द नेजल चैम्बर। व्हेन यू स्मेल समथिंग स्पेशल यू गिव little sniff which carries the order up in this pocket, ठीक है, यहाँ पे यही बताना चाह रहा है। क्लोज योर नोज बाय योर फिंगर एंड ट्राई टू स्पीक, ठीक है, नाना जी गोज टू नंदग्राम एंड नॉट नागपुर। अच्छा, तो वो बस यही बोलना चाह रहा है कि नाक पकड़ के, नाक बोलने में भी हेल्प करता है, नाक क्या चीज में हेल्प करता है, बोलने में भी, ठीक है, तो ये चीज देखो। अब तुम लोग देखो जिस नहीं जरूरी नहीं, Appendix पे चलते हैं। The nasal chambers open at the back into wide cavity। अब nasal chamber तुम लोग पहले ये देखो, ये रहा, ठीक है, बहुत बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे तुम लोग देखो, ये मेरा जहाँ कर्सर है, ये है नोज, ठीक है, नोज ऐसे करके यहाँ से जा रहा है और फिर ये और यहाँ पे माउथ का भी एक कॉमन पाथ में जुड़ गया, एक कॉमन पाथ में क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये वाला जो कॉमन पाथ है तुम लोग देख सक रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए भैया, ट्रैकिया अलग हो गया और ओसोफेगस अलग हो गया। विंड पाइप चला जाता है लंग्स के पास, हम यहाँ पे लिख देते हैं तुम लोग के लिए। विंड पाइप जो है, ट्रैकिया, ये कहाँ चला जाता है, लंग्स के पास चला जाता है, और ओसोफेगस इज योर फूड पाइप, वो कहाँ चला जाता है, स्टोमक के पास। लेकिन यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे दोनों चीज क्या हो रहा है, कनेक्टेड है। तो बहुत बार क्या होता है, हम लोग दवाई वाई लेते हैं, कान से भी दवाई नाक में चला, कान भी कनेक्टेड होता है, पता है यहाँ पे, यहाँ से कान भी कनेक्टेड होता है। कान के बारे में पढ़ोगे क्लास 10th में, कान में हम लोग के होता है स्टेचियन ट्यूब, बहुत बार कान में दवाई डालने से वो भी मुंह में आ जाता है। उसी तरह नाक में भी दवाई डालने में क्या होता है, मुंह में आ जाता है। या बहुत बार बोलते हैं जब खाना खाते हैं तो बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो नाक में भी खाना आ सकता है, ठीक है, छींक लेने पे बहुत बार क्या हो जाता है, नाक में भी। क्यों, तो सारा का रीजन यहीं पे है, सारा का रीजन क्या है, यहीं पे, कि आपस में क्या होता है, कनेक्टेड। तो ऐसा ना हो, तो भगवान जी हम लोग को ऐसा डिजाइन करके भेजे हैं कि यहाँ पे एक फ्लैप रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, फ्लैप। उस फ्लैप को क्या बुलाते हैं, एपिग्लॉटिस। उस फ्लैप को क्या बुलाते हैं, जिसका फंक्शन अभी हम मार्क करवाएंगे थोड़ी देर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं लार्निक्स, ठीक है, इसको हम लोग बुलाते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है। हम लोग के गले में तुम लोग देखा होगा ऐसे करके, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या होता है,
जब बोलोगे तो कुछ हिलता है, ठीक है। तो तुम लोग पढ़ा है साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉडी वाइब्रेट्स, हम लोग का यही फार्निक्स वाइब्रेट करता है तब जाके हम लोग क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज सिचुएटेड है, अंडरलाइन करो। इज ए हॉलो कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ विंड पाइप। तुमसे लार्निक्स का लोकेशन पूछ लेंगे तो तुम क्या लिखोगे, कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ विंड पाइप, अंडरलाइन करके एलओसी लिख ले। जो बोलते हैं लिख लिया कर, ठीक है, नहीं तो तुम लोग फंसेगा बाद में। अब इसके बाद देखो आगे ऊपर क्या था, फार्निक्स के बारे में बता देते थोड़ा सा। फार्निक्स क्या होता है तब भैया, द नेजल चैम्बर्स ओपन एट बैक इनटू वाइड कैविटी फार्निक्स सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द माउथ। तो तुमको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, बैक ऑफ द माउथ में तुम्हारा क्या सिचुएटेड है, फार्निक्स है, लोकेशन लिख लेना उसमें भी। इट इज कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, सबसे खास बात, तुमसे ऐसे करके पूछ लेंगे कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, तो क्या लिखोगे आंसर में, फार्निक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फार्निक्स। It leads to the air tube, the trachea and food tube esophagus, located dorsally behind the trachea. अभी दिखा भी दिए थे डायग्राम में। When not in use, the food tube is partially collapsed as its soft walls. At his soft walls, the entrance of trachea is guarded by a flap called epiglottis. देख ले यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रैकिया का जो है वो विंड पाइप का जो ओपनिंग है वो क्या चीज से गार्डेड होता है, एपिग्लॉटिस से, which closes at the time of swallowing food. जब खाना खाते हैं तो मुंह का खाना नाक में ना चल जाए तो वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ध्यान रखना इस चीज को, एट द स्टार्ट ऑफ विंड पाइप, तो इस चीज को ध्यान रख, सॉरी, इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing कॉज कफ, ठीक है, इसके कारण से क्या हो सकता है, कफ हो सकता है। तो ये चीज देखना, तुम लोग के जब मुंह, डॉक्टर बोलता है ऐसे करके मुंह खोल के दिखाने, तो ऐसे करके कुछ लटकता हुआ दिखता है मुंह में, देखा होगा तुम लोग सब जन। तो यही जो फ्लैप है इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, हाँ, तो दिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, इसी को क्या बुलाते हैं, एपिग्लॉटिस बुलाते हैं। समझ में आ गया इतना सा बात। तो यहाँ पे हम तुम लोग को यही चीज बताए, एपिग्लॉटिस का फंक्शन पीछे भी अभी आएगा, तो वहां पे मार्क कर लेना, तुम लोग के बुक में जहां भी तुम्हारे दिया हुआ वो कर ले। अब इसके बाद क्या आता है, when you swallow something this part rises and falls, the larynx contains two ligaments called vocal cords। अच्छा, वो larynx के बारे में बता रहा है, that is वो तुम्हारा देखा होगा बहुत जन मिमिक्री करता है, अलग अलग एक्टर सबका आवाज निकालता है, तो वो अपना larynx को एडजस्ट करके क्या करता है, आवाज निकाल पाता है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा क्या, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या है भैया, विंड पाइप है। कल हम उस दिन बताए थे कि ट्रैकिया जो होता है उसमें कार्टिलेजियस रिंग्स होता है, उसमें कार्टिलेजियस क्या होता है, जिसके कारण से वो कभी भी वैक्यूम नहीं रहता, वो दब नहीं सकता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। द ट्रैकिया और द विंड पाइप इमर्जेस फ्रॉम द लार्निक्स डाउन बिलो द नेक वेयर इट इज पार्सली कवर्ड बाय थायराइड। अब भैया थायराइड क्या है, याद करो तुम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं। हम लोग के बॉडी में थायराइड ग्लैंड्स होता है जो गले में प्रेजेंट रहता है। देख, अभी हम क्लास 10 को एंडोक्राइन सिस्टम ही पढ़ा रहे हैं, तो उन लोग को भी ये बताएं, यहाँ पे ऐसे करके क्या होता है हम लोग का, ये दिस इज एडम्स एप्पल, ठीक है, इसकी इधर दोनों साइड में, यहाँ पे ये दोनों साइड में क्या रहता है, थायराइड ग्लैंड्स रहता है। क्या रहता है, थायराइड ग्लैंड्स। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि यहाँ पे कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। अब देख क्या लिखता है, its walls are strengthened by C-shaped rings of cartilage. The incomplete parts of the rings being on the back side, the ring provides, underline करो इसको, the rings provide flexibility and keep the trachea distended permanently. तो डिस्टेंडेड मतलब इसको कभी पिचकने नहीं देता है, वो उसको क्या करके रखता है, फुला के रखता है हमेशा। तो ये चीज ध्यान रखना, बस इसका यही काम है। इस सब में कुछ भी नहीं पढ़ना है तुमको, ये सब में जितना अभी तक बताया कुछ भी नहीं पढ़ना है तुमको, खाली एपिग्लॉटिस का फंक्शन जानना था, वो हम तुमको बार बार बोल रहे, वो आता है एग्जाम में, बस वही चीज ध्यान रखना। अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो तुमको एग्जाम में आएगा, लेकिन हमको तो पढ़ाना है, हम बताएंगे सारा चीज तुमको। फिर आता है ब्रोंकाई। अब भैया ब्रोंकाई क्या होता है, तो देख ले यहाँ पे, तुम लोग यहाँ पे भी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, यहाँ से स्टार्ट किए थे लार्निक्स, उसके पहले भी हम लोग नोज में नोस्ट्रिल्स पढ़े थे, वो भी दिखाएंगे। फिर हम लोग पहुंचे ट्रैकिया। ट्रैकिया में तुम लोग ट्रैकिया को ही विंड पाइप बुलाते, देख सकता है यहाँ पे ऐसे ऐसे सी शेप का क्या दिखाया, रिंग बताया। तुमसे पूछ सकते बताओ ये जो रिंग होता है ये क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रिंग, तो क्या लिखोगे, अंडरलाइन करने बोले थे अभी यहाँ पे। द रिंग्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा चीज क्या होता है, उसको उसको आप डिस्टेंडेंट, उसको और डिस्टेंडेंट करके रखता है, मतलब फुला के रखता है हमेशा। फिर आता है क्या, ब्रोंकाई। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकता है कि दो ब्रोंकाई में ये ऐसे ऐसे करके क्या हो गया, डिवाइड कर गया, ये देख ले, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। फिर उसका बहुत सारा ब्रांचेस होता है ब्रोंकाई का, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, ब्रोंक्यूल्स बुलाते हैं।
लास्ट में ब्रोंक्यूल्स क्या चीज में डिवाइड कर जाता है, एल्वोलाई में। क्या चीज में डिवाइड कर जाता है, एयर सैक, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एल्वोलाई में। तो अब देखो क्या लिखता है, क्लोज टू द लंग्स द ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंकाई व्हिच एंटर द रिस्पेक्टिव लंग्स। On entering the lungs, each bronchus divide into fine secondary bronchi और tertiary bronchi। जैसे पढ़ा था ना प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट, तो उसका ब्रांचेस था भैया। जैसे ये प्राइमरी रूट है, इसके बाद आपका सेकेंडरी हो गया, इससे निकल गया तो टर्शियरी हो गया। तो वही चीज है, सबसे पहले क्या हो गया, ब्रोंकाई हो गया, फिर ब्रोंक्यूल हो गया, और वही चीज यहाँ पे बता रहा है, और डिवाइड नहीं होता है। The cartilaginous rings as those present on trachea is also present on smaller bronchi। तो देख ये जो cartilaginous ring है खाली यहाँ ट्रैकिया तक नहीं रुका हुआ है, ये आगे तक बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो ब्रोंक्यूल्स को भी क्या करता है, फुला के रखता है। इसके बाद एक टॉपिक आने वाला है लास्ट में, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम करके, कि कौन कितना एयर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जब हम एयर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद सीधे हम वहीं पहुंचा देंगे तुमको। यहाँ पे हम तुमको आज बताने वाले हैं कि तुम अपने लंग्स में कितना एयर भर के रख सकता है, ठीक है। तो हम लोग अगर पूछ रहे हैं ये किस यूनिट में लेंगे, बता जरा सा मेरे को, क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, वेट, वॉल्यूम, ठीक है। पहला तो यूनिट क्या होगा, है ना, वॉल्यूम ही ना लेंगे। यहाँ पे कोई चीज का कैपेसिटी निकालना, अगर हम पूछे इस रूम में कितना हवा भर सकते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, वॉल्यूम बोलोगे कि लेंथ बोलोगे कि एरिया बोलोगे, वॉल्यूम बोलोगे। तो अभी हम तुमको यही बताने वाले हैं, हाँ, अभी हम तुम लोग को यही बताने वाले हैं कि जब तुम फोर्सिबली ब्रीथ करता है, ठीक है, फोर्सिबली ब्रीथ करने का मतलब अभी सांस लो, सांस लो का मतलब जितना तुम अपने अंदर एयर भर सकता है, और एक अभी तुम ब्रीथ कर रहे हो, तुमको पता भी नहीं चल रहा है कि नहीं। तुम देखो, तुम लोग सर अभी सांस ले रहे हो पढ़ते समय, एक चीज समझना यहाँ पे, एक चीज समझ, अभी तुम लोग सब सांस ले रहे हो, ऐसा थोड़ी कि सांस नहीं ले रहे हो, लेकिन तुमको पता नहीं चल रहा है, मतलब कुछ एयर जा रहा है और कुछ एयर निकाल भी रहे हो। सांस लेने का मतलब खाली ये नहीं कि तुम अंदर हवा भर रहा है, कुछ हवा छोड़ भी रहा है, तो वो चल रहा है। लेकिन एक होता है तुम फोर्सिबली ब्रीथ किया, कि भैया बोले ब्रीथ करो, रामदेव बाबा बोला ब्रीथ करो, तो ये फोर्सिबली ब्रीथ हुआ। तब जब तुम फोर्सिबली ब्रीथ किया तो तुम्हारा नॉर्मल से तुम क्या कर रहा है, ज्यादा हवा भर पा रहा है। तो व्हाट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी, लंग्स के अंदर तुम कितना हवा भर सकता है, हम तुमसे यही पूछ रहे हैं। तुम अपने लंग्स के अंदर कितना हवा भर सकता है, हम तुमसे यही चीज पूछ रहे हैं, मैक्सिमम, ठीक है। एक तो क्या मिनिमम कैपेसिटी है और क्या मैक्सिमम। पहला चीज तो तुमको समझना है, वो जो चीज अभी हम बताएंगे, पहला चीज तो ये बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है भैया कि लंग्स के अंदर हवा ही नहीं रहे, हो ही नहीं सकता भैया। अगर ऐसा नहीं हो, हम तुमको बताएंगे। इसीलिए तो भगवान जी हम लोग को बहुत स्पेशल डिजाइन करके भेजे हैं कि हम लोग के पास कौन सा रिंग्स है, कार्टिलेजियस रिंग है। नहीं तो क्या हो जाता भैया, वो पिचक जाता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लंग्स के अंदर 0 मिलीलीटर हो जाए, ठीक है। मिलीलीटर स्मॉलेस्ट यूनिट में ले रहे अभी तक, ठीक है, 0 मिलीलीटर हो जाए, ऐसा एकदम पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत बढ़िया, इतना तुम समझा। तो वही चीज हम तुमको बताना चाह रहे हैं कि कुछ एयर हम लोग मैक्सिमम तक जाते हैं, ठीक है, और कुछ हम लोग के रहता हम लोग को पता भी नहीं चलता। अभी हम तो ही बता रहे कि मैक्सिमम क्या हवा हम लोग के बॉडी में रह सकता है और मिनिमम क्या रह सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग डील करेंगे आगे जाके। तो यही चीज बता रहे, वो सारा हवा कहाँ पे भरा हुआ है, तो हर एक पार्ट में जितना कभी तक नाम ले रहे हैं, ट्रैकिया में, ब्रोंकियो में, ब्रोंक्यूल्स में, एल्वोलाई में, इसी में हवा भरा हुआ है। एल्वोलाई कैपिलरीज में हवा भरा रहता है नहीं भैया, वहां अगर हवा भर गया ना दिक्कत हो जाएगा। डॉक्टर लोग सुइया लगाता है, ठीक है, सुइया जो भुगता है हम लोग को, तो ध्यान रखता है कि एयर नहीं चला जाए। एयर चला जाएगा बॉडी में एकदम गंदा पेन हो जाता है, ठीक है, फूल जाएगा वहां का, ठीक है। तो ये सब चीज का ध्यान रखना है। वो हम लोग के ब्लड में एयर नहीं हो सकता, ब्लड में क्या नहीं हो सकता, एकदम भी एयर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखता है, तो ये सारा चीज के अंदर एयर भरा रहता है, ठीक है भैया। एक मिनट आपको, हाँ ये रहा। तो ये सब में पढ़ना कुछ नहीं है तुम लोग को। बाय रिपीटेड ब्रांचिंग द ब्रांकियल्स अल्टीमेटली एंड इन क्लस्टर ऑफ टाइनी एयर चैम्बर, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एयर सैक बुलाते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ बस बताया है, रटने का कुछ नहीं है इसमें, कोई कुछ भी याद नहीं करेगा यहाँ से। अब यहाँ देखो, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब भैया एल्वोलाई क्या चीज का बना रहता है, तो समझ, यहाँ पे हम तुमको एकदम अच्छे से बना के दिखाते हैं। ये है तेरा एल्वोलाई,
ठीक है, हम बोले थे गोभी जैसा लगता है, अंगूर जैसा, जैसा बुलाना है। इसी में ऐसे करके क्या होता है, बहुत फाइन नेटवर्क्स होता है, बहुत ही क्या होता है, फाइन नेटवर्क्स होता है। तो ये जो नेटवर्क है, ये क्या चीज का नेटवर्क है, बताओ तुम लोग, ये क्या चीज का नेटवर्क है? ब्लड कैपिलरी। ये क्या चीज capillaries, है? कल बताए थे तुम लोग को भैया, दीज आर नेटवर्क्स ऑफ ब्लड कैपिलरी। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ऑक्सीजन। बदले में भैया कार्बन डाइऑक्साइड बाद में पहुंचने वाला सेल से, लेकिन ऑक्सीजन कैपिलरीज क्या करता है, कैपिलरीज के अंदर आरबीसी रहता है, वो भैया इसका ऑक्सीजन टान लेता है। क्या टान लेता है? और आरबीसी में ऐसा क्या है जो ऑक्सीजन ले लिया था? अब आ गया समझ में ये चीज? hemoglobin, हाँ, वेरी गुड। तो ये पहले तो स्ट्रक्चर था। अब देख, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर फर्स्ट डिसॉल्व इन द थिन लेयर ऑफ वाटर फ्लूइड दैट कवर सरफेस ऑफ एल्वोलाई। अब देख, एल्वोलाई जो होता है, तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, एल्वोलाई जो होता है इतना कर्व क्यों होता है? कर्व होने से क्या हो जाता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? सरफेस एरिया। तो ज्यादा से ज्यादा वो ऑक्सीजन को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, इसीलिए उसका क्या होता है, एल्वोलाई जो होता है वो सीधा नहीं होता, वो क्या होता है, कॉन्व्यूलेटेड होता है। वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कॉन्व्यूलेटेड होता है। समझ में आ गया? जैसे हम तुम लोग को पहले भी बताए थे, ध्यान देना, पहले भी बताए थे, एक मिनट, ये ऐसे करके है और ये ऐसे करके है, ए और बी। हमको बताओ, देख दोनों बॉक्स सेम है, इसी के अंदर हम ऐसे करके ये बना दे रहे हैं, देखो सेम, ये बी को इसके अंदर फिट कर दिए। अब मेरे को बताओ किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ए का कि बी का? बी का। वेरी गुड, बी का आंसर सही होगा। सरफेस एरिया का मतलब भैया कौन सरफेस में ज्यादा हटा सकता है? बी में देखिए भैया इतना एक्स्ट्रा हट रहा है, ये और ये। ए में तो आप ये हटा रहे, ये हटा रहे, ये हटा रहे, ए ये है, ठीक है, ए ये था सिर्फ, ए में बस बाउंड्री में आप हटा दिए, लेकिन बी में देखिए बाउंड्री में तो हटाए हटाए, प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा हटा दिए, ये वाला। तो बी का सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा। जैसे हम तुमको बताए थे कि बाई कनकेव होने से आरबीसी का क्या बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। यहाँ पे भैया ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ध्यान रखना, तो सरफेस एरिया ए का नहीं, बी का ज्यादा है। सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? बी का। सरफेस का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी ऊपरी हम रूम परत। का बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक रूम है, सबके घर में अपना अपना रूम है। हमको अगर दीवार में पेंट कराना है, तो दीवार में पेंट कराने के लिए सरफेस एरिया में पेंट कराओगे कि वॉल्यूम में पेंट कराओगे? ठीक है, ब्रश लेके पेंटर हवा में ऐसे मारेगा नहीं, दीवार पे ना मारेगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया इज योर दीवार। ठीक है, तो दीवार में अब हम ऐसे करके, सुनना ध्यान से, हम दीवार में क्या किए, ऐसे करके कर्व कर दिए। ठीक है, कर्व करने से पेंटर को ज्यादा पेंट करना पड़ेगा या कम पेंट करना पड़ेगा? ज्यादा, ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा। हाँ, तो ज्यादा करना पड़ेगा। तो वही बताए तुम, वही दीवार था, एक देख, एक सीधा लाइन है और एक सी लाइन है, एक सीधा लाइन है और एक सी लाइन है, किसमें तुमको ज्यादा पेंट करना पड़ रहा है? सी। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा। तो कॉन्व्यूलेशन होने से, कॉन्व्यूलेशन होने से उसका क्या बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या भर सकता है अपने अंदर, एयर भर सकता है। समझ में आ गया ये चीज? एयर भरने से ये चीज तुम्हारा दो जगह है, एक चिड़िया लोग के केस में, एक हम लोग के केस में। हम लोग को जब स्विमिंग करना रहता है तो ट्रेनर बोलता है आप सांस लीजिए, सांस लीजिए इन द सेंस कि एयर पंप कीजिए, अपने लंग्स में एयर पंप कीजिए, जिससे तुम्हारा बॉडी का वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कूद जाओ। ठीक है, और दूसरा, स्विमिंग आना चाहिए सबको ना। ठीक है, दूसरा चीज हुआ कि चिड़िया को भी जब उड़ना रहता है तो वो लोग भी सेम प्रिंसिपल, हम लोग के जिस तरह एयर सैक होता है, चिड़िया लोग के भी एयर सैक होता है। चिड़िया लोग हवा में उड़ता है भैया, हम लोग हवा में नहीं उड़ सकते हैं, है कि नहीं? तो उनका बॉडी उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, लेकिन उनके लंग्स में भी क्या भरा हुआ रहता है, एयर सैक। क्या रहता है? एयर सैक। सैक का मतलब क्या हुआ, ऐसे सी का मतलब क्या है, बोरा। एयर का क्या है, बोरा। ठीक है, तो हाँ, तुम लोग देखा होगा वो ऑरेंज कलर का एक तो बैलून होता है जो शिप सबके अंदर में रहता है, लाइफ जैकेट या लाइफ सेविंग गार्ड बुलाते हैं उसको। उसको अगर लेके तुमको कुदा देंगे पानी में तो तुम डूबने वाले नहीं। उसमें क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, हवा। एयर भरा हुआ है। तो वही चीज बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया हम लोग एल्वोलाई का यूज करके। अब इसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज था। अब यहाँ पे जो दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है आ गया, यहाँ पे ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करना इस चैप्टर, इस पेज में। पहला तो ये ड्राइंग ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें तुम लोग को लिखवाए थे कि ऑक्सीजनेटेड नहीं, एक ऐसा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सी। यही एकमात्र आर्टरी है,
यही एकमात्र आर्टरी है जो कैसा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सी। सारा आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट द एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी। एक और चीज लिख लो, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, ठीक है। और पल्मोनरी वेन वापिस कहाँ जा रहा है पता है, हार्ट में भैया। हार्ट। वेरी गुड, ठीक है। जिसको ये नहीं पता है तो ये ध्यान रखना, हार्ट से आता है, हार्ट में चला जाता है, ओके। ये आप लोग ध्यान रखना। और कैसा ब्लड और कैसा लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड जाता है, लेके और ऑक्सीजनेटेड लेके लेके जाता है जाता है। ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, सही है। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। ओके, अब देखें आप फिर हम लोग पढ़े थे लंग्स के बारे में। लंग्स का जो होता है 2 पार्ट होता है, दे आर पेयर ऑफ स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स फॉर्म्ड बाय द एयर सैक, देयर कनेक्टिंग ब्रोंकियोल्स, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। द 2 लंग्स आर रफली कोन शेप का होता है, ठीक है। चलो, द लेफ्ट लंग हैज 2। अब एक और बात तुम लोग सीख लो कि हम लोग का राइट बुक के लिए क्या है, लेफ्ट, राइट ना। हम लोग का राइट जो है वो बुक के लिए क्या है, लेफ्ट। तो अगर हम कोई फिगर बनाते हैं ऐसे करके, देख ऐसे करके अगर फिगर बनाते हैं तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, राइट लंग लिखोगे कि लेफ्ट लंग लिखोगे, लेफ्ट। ये चीज ध्यान रखना। ये चीज तुम लोग ध्यान रखना कि हम लोग का राइट, जब ड्राइंग बनाते हैं कोई चीज में, क्योंकि ये ऐसे करके भी हम बनाए, ये ऐसे करके क्या कर देंगे, घुमा देंगे। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो देख, ये लेफ्ट लिखे तो लेफ्ट साइड आ गया, और ये राइट है तो ये क्या हो गया, राइट साइड आ गया। समझ में आ गया ये चीज। तो ध्यान रखना, जब भी फिगर बनाओ तो राइट लिखने के लिए सामने वाला जो है वो क्या हो जाएगा, राइट तुम्हारा लेफ्ट हो जाएगा, राइट तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो ये है लेफ्ट लंग और ये क्या है, राइट लंग। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस पड़े थे, बताओ जल्दी से मेरे को। 3-2। वेरी गुड। द लेफ्ट लंग, अंडरलाइन करना, द लेफ्ट लंग हैज 2 lobes एंड द राइट लंग हैज 3। ये अंडरलाइन, ये डिफरेंस आता है, ठीक है। और दूसरा चीज एक और बात बता देते, क्या बॉडी में दोनों एक जगह पे रहता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, क्यों, क्योंकि हमारा पहला तो ये कहाँ पे पाया जाता है, छाती वाला रीजन में, एंड छाती वाला रीजन इज नोन एज थोरैसिक कैविटी। इसको क्या बुलाते हैं, थोरैसिक कैविटी। हेलो, हाँ बोल। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, फिर लिखता है कि हार्ट की कवरिंग को क्या बुलाते हैं, तो ईच लंग इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। रिकॉर्डिंग चालू है क्या, हाँ। ईच लंग इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, इनर को कहते हैं विसेरल ल्योरा और आउटर को क्या कहते हैं, पैरेटल ल्योरा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना तुम लोग और इसको मार्क कर लो। और इनके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जो क्या चीज की तरह काम करता है, लुब्रिकेट करता है, ठीक है। क्या करता है, लुब्रिकेट, कि आपस में टकराए तो फ्रिक्शन से ये लोग क्या हो, वियर एंड टियर ना करे। तो यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लेना। पहला तो आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, आउटर को कहते हैं पैरेटल ल्योरा, और इनर को क्या कहते हैं, विसेरल ल्योरा। और हम लोग इसको फ्लूइड को क्या बुलाते हैं, ल्यूरल फ्लूइड बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, ल्यूरल फ्लूइड। सब मार्क कर लेना इस चीज को। दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ द एक्सपेंडिंग, तुम लोग सबको कल हम पढ़ाए इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो हमारा लंग्स जो आराम से क्या कर सके, पंप तो नहीं बोलेंगे, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर सके। वो बहुत बार करता है भैया, बार बार करता है, सो रहे जाग रहे तब भी कर रहा है। तो यहाँ पे वो कौन हेल्प करता है, ल्यूरल फ्लूइड हेल्प करता है उसको। कौन हेल्प करता है, ल्यूरल फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर ले इसका फंक्शन और इसका मेम्ब्रेन्स का नाम। यहाँ पे क्या क्या नाम बताए देख ले यहाँ पे, और ये इसका फंक्शन FUNC, किसका, ल्यूरल फ्लूइड का फंक्शन, FUNC पूरा लिख लेना, और कुछ नहीं है। बोलता है ज्यादातर थोरैसिक छाती वाले रीजन का पार्ट को कौन ऑक्युपाई कर लेता है, लंग्स ही कर लेता है। द लंग्स ऑक्युपाई द ग्रेट पार्ट ऑफ द thoracic cavity, they are located close to the inner surface of thoracic wall and their lower bases closely rest on the diaphragm। तो बहुत अच्छे से ये अरेंज्ड है भैया। ये हम लोग का अगर लंग्स है ऐसे करके, तो नीचे में डायफ्राम रहता है। और डायफ्राम के बारे में लोकेशन बहुत बार पूछा है, तो सुन ले सब बच्चा क्या लिखना है तुमको। डायफ्राम वही मेम्ब्रेन है, वही सीट है जो आपका एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है। यही है भैया वो डायफ्राम जो छाती और पेट को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, ठीक है। पीओसी क्या है, एलओसी, एलओसी के एक तरफ क्या है इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान है, तो यही डायफ्राम है, ठीक है। यहाँ पे भैया छाती वाला रीजन ऊपर, नीचे वाला कौन सा रीजन आ गया, इक्वेटर मान लो ऐसे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर।
तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया लंग्स, और नीचे क्या हो जाता है आपका जो भी आए इंटेस्टाइन, स्टमक, ठीक है। तो डायफ्राम वो पार्ट है, वो सीट है जो कि क्या करता है, दोनों लेयर को अलग अलग डिवाइड करता है। तो यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन्स का नाम आया है जो नेम दी फॉलोइंग में पूछ सकता है, तुम लोग सब देख लेना, ठीक है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरल फ्लूइड, तो क्या लिखाए थे, दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन फॉर फ्री मूवमेंट एंड एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे यही बताना और कुछ नहीं। इसके बाद लिखता है प्रोटेक्टिव इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, द एंटायर इनर लाइनिंग ऑफ लार्ynx, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स इज फॉर्म्ड ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम। हम पहले ही बोल दिए थे तुम लोग को ये क्या चीज का बना हुआ रहता है भैया, कौन सा टिश्यू का बना रहता है, सिलिएटेड एपिथेलियम। और सिलिया, इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है भैया, सिलिएटेड एपिथेलियम कैसा होता है, बना ले साइड में डायग्राम, ऐसे करके होता है, न्यूक्लियस बीच में रहता है, ऐसे पढ़ा था तुम लोग, ठीक है। लंबा लंबा टावर शेप का होता है और ऐसे ऐसे करके क्या रहता है इसमें, ये दिस इज नोन एज सिलिया, ठीक है। इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, सिलिया। ड्यूरिंग लाइफ टाइम द सिलियाज आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, ड्राइविंग एनी फ्लूइड दैट इज इन ऑन देम एंड आल्सो एनी पार्टिकल दैट मूव्स दे मे कम इन विद द एयर टुवर्ड्स द माउथ, ठीक है। तो इसको क्या करता है, बाहर की तरफ भगाते रहता है, बस यहाँ पे यही है। अब देखो यहाँ पे आता है ब्लड सप्लाई टू द लंग्स, तो हम तुमको बता चुके हैं, हमको नहीं लगता इसका काम है क्या, ब्लड सप्लाई टू द लंग्स जो तुम लोग कभी ऊपर मार करवाए थे, क्या था भैया, कौन कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तो कौन ला रहा है, कौन सा ब्लड जा रहा है, तो वही चीज हम बताएंगे भी नहीं दोबारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बताए थे वो चीज पूरा यहाँ पे लिख के दिखा रहा है, ठीक है। तुम लोग पढ़ना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा, उल्टे कंफ्यूज करोगे, उससे अच्छा हम तुमको जो बताए थे वहां पे वो चीज ध्यान देना। ओके, तो ब्लड सप्लाई टू द लंग्स के बारे में बता दिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं ओके अब आता है तुम्हारा इंस्पिरेशन और एक्सलेशन, और वही चीज आएगा एक्सलेशन और इनहेलेशन, ठीक है। तो ये चीज को पढ़ाने से पहले अभी तक जो बताएं उसके लिए हम एक आज अच्छा सा और वीडियो ढूंढ के रखे थे, तुम लोग देखना जरूर से, देखना क्या देख ही लो, और किसी को कोई डाउट हो तो हमसे पूछो। that form a framework that support the nose. The pharynx is a musculo-membranous tube that function as a part of alimentary canal and as an airway in the upper respiratory system. फार्निक्स क्या था बताए थे तुम लोग को, एक यहाँ पे ट्रैकिया भी आ रहा है और आपका क्या आ रहा है भैया, फुट पाइप भी आ रहा है, फुट पाइप दैट इज ओसोफेगस, तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है, ये फार्निक्स के पास It consists of three regions and they are nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. The larynx is an organ of complex structure that serves as a dual function, as an air canal to the lung and as the organ of phonation. The skeletal framework of the larynx consists of cartilages connected by the membranes. The lower respiratory system consists trachea, bronchi, bronchioles, and lungs. The trachea extends from the larynx to the upper border of the T5 vertebra, where it branches to form bronchi. The trachea is supported by a series of C-shaped cartilaginous rings that allow the trachea. बताओ मेरे को, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेजियस रिंग? भैया वो पिचकने नहीं देता है। वेरी गुड, ठीक है। तो वो पिचकने नहीं देता है, वो उसको डिस्टेंडेड रखता है, ठीक है, डिस्टेंडेड रखता है। और दूसरा चीज वो क्या बताई सही हम लोग को, कि वो फ्लेक्सिबिलिटी में भी हेल्प करता है, मतलब उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। To change shape to accommodate masses of the food passes through the esophagus. The bronchi are the air passage into the lung that begins at the end of the trachea. There are two bronchi, one for each lung. The bronchi divide and redivide to form a bronchioles. ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकिया डिवाइड करके क्या बना लेता है, ब्रोंकियोल्स बना लेता है। तो देखो कितना बार वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो बोल रहा था वो देख ले कैसे है यहाँ। There are two lungs in the human body, which are located inside the thoracic cage. The right lung is bigger than the left. The right lung has 3 lobes and the left has 2. There are hundreds of millions of alveoli exist inside each lung. These alveoli are the air sacs surrounded by the network of blood vessels that provide space for gaseous exchange.
Now let's see how the gases transportation take place in our body. During normal inhalation, air containing oxygen passes through the nose and mouth to the lungs. During normal exhalation, air containing carbon dioxide and other waste passes out the same path. This process of moving air in and out of the lung is called pulmonary ventilation or breathing. During normal inhalation, the diaphragm and the external costal muscles. देखो ये इनहेलेशन कल हम बताए थे तुम लोग को कौन सा मसल्स के बारे में, इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में। तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स का मूवमेंट एक होता है और लंग्स का मूवमेंट क्या होता है, उल्टा। अगर आपका इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम आर कॉन्ट्रैक्टिंग देन योर लंग्स विल बी, तुम लोग बता, द लंग्स विल Expanding. एक्सपेंडिंग। तो हम बोले थे दो दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। एंटागोनिस्टिक का मतलब हो जाता है भैया दे बिहेव अपोजिट टू ईच अदर, वो अपने एक दूसरे के क्या हो जाता है, अपोजिट बिहेव करता है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना। तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल देख ले यहाँ पे क्या है, contract and a rib cage elevate. As a result, air rushes in. ये देखो ये क्या दिखा रहा है, ये शो कर रहा है तुम्हारा नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो व्हेन वी ब्रीथ एयर, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, अंदर हवा जब भर रहे हैं भैया, आवर चेस्ट मूव्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ और Outward. ऊपर की तरफ, आउटवर्ड बुला लो, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज हो रहा है, दिख रहा होगा फिगर से कितना क्लियर है एकदम यहाँ पे। इसका मतलब योर लंग्स हैज गेन द कैपेसिटी, उसका वॉल्यूम पूरा वो फुली डिस्टेंडेड है भैया, वो फुली क्या है, डिस्टेंडेड, उसका वॉल्यूम बढ़ रखा है। उसका वॉल्यूम क्या हो रखा है भैया, वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है। कम है। अब देखो फिजिक्स तो हो, इसके पीछे क्या है भैया, यहाँ पे देखिए आप क्या कर दिए, इसका वॉल्यूम बढ़ा दिए, तो वॉल्यूम में और प्रेशर में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली होता है। वॉल्यूम बढ़ा दिए तो प्रेशर तो क्या हो गया, घट गया, अंदर का प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, और बाहर का प्रेशर क्या है, हाई। तो हवा कहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ। तो दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। But during the normal exhalation, the muscle relax, so air is expelled out. Inside the lungs, oxygen from the air is exchanged for the waste carbon dioxide from the bloodstream. This process takes place in alveoli. Oxygen from inhaled air diffuses from the alveoli into the pulmonary capillaries, and the carbon dioxide from oxygen depleted blood diffuses from the capillaries. ये ऐसा नहीं होता कि एक बार ऑक्सीजन लेता है एक बार कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, एक ही बार दोनों काम हो रहा है। वो ऑक्सीजन एल्वोलाई की तरफ से तुम्हारा जो है ब्लड वेसल्स की तरफ क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन, और इधर से क्या जा रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। तो दोनों एक साथ चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। Capillaries into the alveoli. Now the bloodstream deliver oxygen to cells and remove the carbon dioxide through the process of internal respiration. In the lungs, oxygen is absorbed into the blood by RBC containing hemoglobin. Oxygen bind to this molecule. देख अब यहाँ पे आया ना, हेमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड अप कर लिया। हेमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड अप कर लिया, ऑक्सीजन। कौन सा कंपाउंड बनाया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। है ना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाया भैया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज को। The oxygenated blood then moves through the vasculature. Within the body tissue, the RBC release oxygen, which then diffuse through the capillary wall into the tissue. Meanwhile, the waste carbon dioxide diffuses into the bloodstream, where it is carried inside the RBC and plasma. Now, the deoxygenated blood travels through vasculature and back to the lungs, where carbon dioxide is expelled out from the body. Now let's see how breathing is regulated by our brain. इसका काम नहीं है, ठीक है। तुम लोग को यहाँ पे ये मैकेनिज्म जो बताया था बस इतना ही ध्यान रखना था, यहाँ पे कैसे ये घुमा है, ठीक है। और इसमें आगे जो है ब्रेन का क्या रोल है वो अभी नहीं पढ़ना, वो पढ़ना क्लास 10th में, नर्वस सिस्टम में तुम लोग को कैसे ब्रेन हर चीज को कंट्रोल करके रखता है। Respiration is an involuntary function. Nerve impulse is transmitted by the pons and the medulla oblongata to the respiratory center. The rate of normal breathing. अब आ जाए यहाँ पे, तो ये चीज हम तुम लोग को कल पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इसमें हम ज्यादा तो तुमको बताने वाले नहीं है, कल जो बताए थे वही चीज है,
2 पेज 3 पेज तक यही बता रहा है, लेकिन हाँ इसमें एक पूरा चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे ये बताया है कौन कैसे बिहेव कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यही चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका मूवमेंट किस तरफ है। तो डायफ्राम का इंटरकोस्टल मसल्स का तुम लोग देख सकता है सेम रहता है, और लंग्स का जस्ट उसके क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे यही चीज बताया है। इसके बाद यहाँ पे देख क्या आता है, ये हम तुम लोग को ये जो टॉपिक बचा अब कल ही बताएंगे, आज तो नहीं बता रहे। कैपेसिटीज ऑफ द लंग्स तुम लोग को ये कल बताएंगे, आज हम तुम लोग को ये नहीं बताएंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम में नहीं देता है, हमको लगता है रिवाइज सिलेबस में ये हटा ही दिया होगा। यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन जो हर बार आता है, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द कंडीशन अफेक्टिंग, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन ब्रीथिंग। बहुत बार तुम लोग देखा होगा, बहुत लोगों को हाइट से डर लगता है, हाइट से क्या लगता है, डर लगता है। तो यहाँ पे कारण है, एज वी गो हायर अप द एयर वी ब्रीथ इन डिक्रीजेस इन प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर पढ़े, थोड़ा सा उसका भी रिवीजन होगा। भैया जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो एयर कहाँ ज्यादा है, ए पे की बी पे? नीचे ज्यादा है। नीचे ज्यादा भैया, ए पे ज्यादा एयर है, ठीक है। इस पे देखिए इतना ज्यादा एयर है कंपैरेटिव टू दिस इसके। तो जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो सांस एयर कम होते जाता है, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस भैया। अगर डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होता है तो एयर में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसका हम लोग को बहुत जरूरत होता है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी कम होते जाएगा, तो ऊपर भैया जाने पे अगर ऑक्सीजन कम होगा तो सांस लेने में क्या होने लगेगा, दिक्कत। तो तुम अपने साथ क्या लेके जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर। हाँ, तो यहाँ पे देखो, एज वी गो हायर अप द एयर वी ब्रीथ इन डिक्रीज इन प्रेशर अकम्पनीड बाय ग्रेजुअल डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट एट अबव 4500 मीटर above sea level, one may suffer from air sickness in which lack of oxygen leads to dizziness, ठीक है, चक्कर आने लगेगा, अनस्टेडी विजन दिखाई नहीं देगा, लॉस ऑफ हियरिंग सुनाई नहीं देगा, लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हम लोग को ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे बॉडी हम लोग का, एंड इवन कंप्लीट ब्लैकआउट्स, ठीक है, चक्कर आ जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है, हाइपोक्सिया एंड एस्फिक्सिया आर टू कंडीशन जो कि इसके अकॉर्डिंग होता है, क्या चीज के अकॉर्डिंग, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन ब्रीथिंग। अब यहाँ हाइपोक्सिया क्या होता है और एस्फिक्सिया क्या होता है ये जानो, और ये आना ही आना है तुम लोग को। इसमें कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है, कभी कभी डिफाइन पूछ लेता है, ठीक है। तो देखो क्या है, हाइपोक्सिया इज द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यू, टिश्यू तक क्या नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन, ओके। इट में रिजल्ट ड्यू टू सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन ए क्राउडेड रूम विद पुअर वेंटिलेशन, एक रूम में जिसमें बहुत गंदा वेंटिलेशन है और बहुत जन बैठे हुए हैं, तो सब जन ऑक्सीजन ले रहे होंगे, जहाँ पे पुअर वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन का मतलब वहां पे एयर घूम नहीं रहा है ठीक से, एयर क्या नहीं हो रहा है, घूम नहीं रहा है, जिसके कारण से क्या हो सकता है, इट में रिजल्ट ड्यू टू सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन ए क्राउडेड रूम विद पुअर वेंटिलेशन। It may also be experienced at high altitude where the oxygen content of the air is low, ठीक है। तो बोला एक पुअर जहाँ वेंटिलेशन वाले रूम में बैठने से हो सकता है, या क्या बताया, हाई एल्टीट्यूड में हो सकता है जहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, कमी है, जहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, कमी। कोई दिक्कत है इस चीज में, ओके। ऑक्सीजन का क्या है, कमी। अब एस्फिक्सिया क्या होता है, एस्फिक्सिएशन, ठीक है, एस्फिक्सिया भी बुलाता है बहुत जगह, इज ए कंडीशन इन विच द ब्लड बिकम्स मोर वेनस, blood becomes more venous by accumulation of more carbon dioxide, ठीक है, and the oxygen supply। अब यहाँ पे देखो ब्लड वेनस होने का कारण क्या बता रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, तेरे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, कहा गया, एंड द ऑक्सीजन सप्लाई इज डिमिनिश्ड, ऑक्सीजन का मात्रा कम हो गया, तो ऑब्वियस सा बात है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। This may result due to several cause such as strangulation, ठीक है, किसी का पकड़ गला पकड़ के तुम दबा दो वैसे करके, ड्राउनिंग या मतलब उसके मुंह पे बांध दो कोई चीज, ठीक है, पन्नी उन्नी, ड्राउनिंग और एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन दी रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसके कारण से तुम सांस लेने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। डेथ फॉलो इन दिस केस इज नॉट टेकन केयर, डेथ फॉलो, अच्छा मतलब अगर ध्यान नहीं देंगे तुरंत, अब कोई ऑब्वियस आते गला में रस्सी बांध के खींच रहा है तो क्या हो जाएगा, हटाएंगे तो मर ही जाएंगे ना। वहां पे यही बता रहा है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज हेल्पफुल इन सर्टेन केसेस, तो यहाँ पे यही बताया है। तो हाइपोक्सिया और एस्फिक्सिया में इतना बकवास नहीं करना है, सीधा सा है, हाइपोक्सिया में क्या हो जाता है, ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन या हाई एल्टीट्यूड के कारण हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है हम लोग को ड्यू टू क्या बताया, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्या बता रहा है, ऑक्सीजन रीचिंग दी टिश्यूज, तो वो हो गया भैया हाइपोक्सिया।
एस्फिक्सिया में क्या हो जाता है, ब्लड वेनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा हो गया और ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो गया है, कम हो गया। बस यही चीज है। तो इन दोनों चीज को तुम लोग को ध्यान रखना है। हाइपोक्सिया और एस्फिक्सिएशन जो है तुमको याद रखना है, तुम लोग को आएगा फिर बोल रहे हैं। ठीक है, चलो एक